Hello everyone, I am Vivika Goel and today I am going to start class 12th chemistry in new topic of P block elements। और आज हम P block elements के अंदर हेलोजन फैमिली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हेलोजन फैमिली के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। ये चार एलिमेंट्स के बारे में हम आज की वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। फ्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन भी गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है और जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ा, तो जो वंडरबल फोर्सेस होती हैं जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लगते हैं वो भी बढ़ते हैं, बिकॉज मॉलिकुलर वेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वंडरबल फोर्सेस। दिस यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो कि जो वंडरबल फोर्सेस हैं दे आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने की वजह से मॉलिकुलर वेट बढ़ा और इसकी वजह से जो वंडरबल फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे। तो वी कैन सी आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो मतलब ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसके पास होगा तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा और जिसके पास सॉलिड से कम अट्रैक्शन होगा वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा और लिक्विड से भी कम गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो हियर इज द रीजन, ड्यू टू द इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट वी कैन डिफाइन देयर स्टेट्स ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आयनाइजेशन एनर्जी का। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी का हमें मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? तो आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है विच वी रिक्वायर टू ब्रेकअप एन इलेक्ट्रॉन और वी हैव टू रिक्वायर इट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। दिस इज द मेन वर्ड ऑफ योर डेफिनेशन। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज पहले इतना होता है, फिर इतना, फिर इतना, मतलब साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वी ऑल नो। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे? कम होते जाएंगे। तो जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हुए तो अगर मैं आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं थोड़ी सी भी एनर्जी दे रही हूँ तो वो जल्दी ब्रेकअप क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके अंदर इतना ज़्यादा फोर्स ही नहीं है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ही नहीं है। तो इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज आईपी डिक्रीजेस। दिस इज द बेसिक रूल विच यू कैन लर्न। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर बारे में हम बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो फ्लोरीन है वो सिर्फ दो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 देन -1। तो फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों होता है? बिकॉज इसका छोटा साइज़ होता है और छोटे साइज़ की वजह से ये अपने पास वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब इसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है बाकी एलिमेंट से। वी कैन से द होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होती है। नाउ यू विल से व्हाई फ्लोरीन इज नॉट एट फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आके ऐड कर रहे हो आप आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, किसी भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसके एटम के अंदर घुसाना चाह रहे हो। तो ये क्या होते हैं? दीज आर एबल टू नाउ अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैसेस की तरह स्टेबल बन जाएंगी, तो फिर इन्हें किसी से भी वास्ता नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन अब आगे क्यों नहीं आया? बिकॉज फ्लोरीन अपने छोटे साइज़ की वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं दे पाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने जो शेल है उसके अंदर जगह नहीं दे पाता है। इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। 2p सबशेल की वजह से जो फ्लोरीन है वो लेस इलेक्ट्रो एफिनिटी शो करता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा की होती है क्योंकि इसके पास लार्ज साइज़ होता है। 3p सबशेल लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसका लार्ज साइज़ होता है। लार्ज साइज़ की वजह से क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर करने दे देता है। तो इसीलिए दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो काइंडली नोट दिस टॉपिक।
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी हाई एज वी गो डाउन द ग्रुप। देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा, और साइज़ के इंक्रीज़ की वजह से जो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा उनको मेल्ट करने के लिए या फिर उनको बॉईल करने के लिए। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी हाई एज वी गो डाउन द ग्रुप। सो रिएक्शन विद वाटर अगर मैं बात करूँ, देन F2 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो हमें HF+O2 मिलता है। क्या मिलता है? HF+O2। और Cl2 अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा देन HCl+HOCl। और अगर मैं सिमिलरली वे के अंदर Br2 की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करवा रही हूँ देन HBr+HOBr। इसमें एक एक्सेप्शन है जो I2 है, मतलब आयोडीन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज वो हम कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म के अंदर वो रिएक्ट नहीं करता है, बट इट शोज नो रिएक्शन विद वाटर। ओके, सो काइंडली नोट दिस टॉपिक प्लीज। सो अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन हो तो क्या होगा? रिएक्शन विद हाइड्रोजन H2 बोलते हैं, तो क्या होगा? अगर मैं F2 को H2 के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा, HF बनेगा। और अगर Cl2 को अगर मैं रिएक्ट करवा रही हूँ H2 के साथ देन HCl बनेगा। सिमिलरली वे के अंदर अगर मैं Br2 को H2 के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ देन HBr बनेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, नो डाउट। अब हम इसके बारे में बात करें कि ये जो हाइड्राइड्स हैं, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ बाय द वे कि बोन स्ट्रेंथ के बारे में, जैसे बोन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बोन स्ट्रेंथ किसकी है, मतलब जिनको अगर हम एनर्जी भी दें तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ऑब्वियसली HF सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। HF सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों रहेगा ये भी अभी आपको बताती हूँ। HF सबसे ज़्यादा स्टेबल इसीलिए है बिकॉज इसका साइज़ छोटा है, छोटा साइज़ दोनों की आपस में अच्छी ओवरलैपिंग है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी उसका क्या मतलब होगा? अच्छी ओवरलैपिंग की वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी पावरफुल होगी। और अगर HCl की बात करूँ तो उससे कम होगी, HBr की बात करूँ तो उससे भी कम, और HI के अंदर तो अगर आप उसको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे द बॉन्ड विल फाइनली ब्रेक आउट इन 1 सेकेंड ओनली, बिकॉज इसके अंदर इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, कम है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात हो गई। अब अगर मैं बात करूँ रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि कौन आसानी से अपने H+ आयंस देने के लिए तैयार है। H+ आयंस मुझे कौन आसानी से दे देगा? तो जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ पर जो जल्दी टूटेगा वो मुझे जल्दी हाइड्रोजन देगा। अब मुझे जल्दी हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे HI जल्दी दे सकता है क्योंकि ये जल्दी टूट रहा है। अगर मैं इसको एनर्जी दूंगी तो ये जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा। तो इसीलिए HF, HCl, HBr देन HI। तो अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर HI सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। और अगर यहीं पर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूँ कि कौन सबसे जल्दी अपने OH नेगेटिव आयंस देगा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, HF में सबसे ज़्यादा जल्दी OH नेगेटिव आयंस देगा। सो काइंडली नोट दिस टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड? इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब होता है जब कोई एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जब हैलोजन का कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट बनाता है। ओके, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वेट ए सेकेंड। सो येस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जब कोई एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है,
तो अब इसके अंदर भी एक ट्रिक होती है हमारे पास, लार्जर हेलोजन कैन ओनली फॉर्म विद कैन ओनली रिएक्ट विद स्मॉलर हेलोजन। मतलब कि आयोडीन है तो वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ब्रोमाइन के साथ भी कर सकता है और फ्लोरीन के साथ भी कर सकता है, बट जो फ्लोरीन है जो कि सबसे ज़्यादा छोटा है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन किसके साथ रिएक्शन करता है। अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो आयोडीन IF बनाता है, IF3 बनाता है, IF5 बनाता है, IF7 बनाता है। सिमिलरली वे में ICl बनाता है, ICl3 बनाता है, ICl5 बनाता है और ICl7 बनाता है। सिमिलरली वे में IBr बनाता है, IBr3 बनाता है, IBr5 बनाता है। मतलब सिमिलरली वे के अंदर ये इतनी सारी अपनी जो कोवेलेंसी है वो शो करता है। बिकॉज आयोडीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद 7 बॉन्ड। क्यों वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है? क्योंकि इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है, तो अगर इसके ऊपर अगर छोटे छोटे एटम्स भी सराउंड करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो अप टू 7 है। और अगर ब्रोमाइन की बात की जाए तो ब्रोमाइन केवल BrCl बनाएगा, BrCl3 बनाएगा और BrCl5 बनाएगा। सिमिलरली वे के अंदर BrF बनाएगा, BrF3 बनाएगा और BrF5 बनाएगा। अब क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, जो क्लोरीन है वो ClF बनाएगा और ClF3 बनाएगा। ठीक है, तो अब क्लोरीन सिर्फ इतने बॉन्ड क्यों बनाता है, सिर्फ 3 तक? बिकॉज ये इतने मैक्सिमम फ्लोरीन को अपने अराउंड सराउंड नहीं कर सकता है। ब्रोमाइन का साइज उससे बड़ा था इसीलिए वो 5 तक उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी थी, बट जो क्लोरीन है उसकी 3 तक मैक्सिमम कोवेलेंसी है। ठीक है, और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ देन इट शो नो रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा छोटा एटम है, इसीलिए इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, सो नोट दिस टॉपिक प्लीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नोट डाउन। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन की प्रिपरेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब HCl किया हमने 4 के साथ, जो कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, अगर उसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें MnCl2 KCl प्लस Cl2 प्लस H2O, Cl2 जो हमें चाहिए था वो मिल जाता है। सो दिस इज द मैटर ऑफ प्रिपरेशन, यू हैव टू लर्न ओनली, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर हमारा नेक्स्ट मेथड है डेकन मेथड। डेकन मेथड कौन सा मेथड होता है जहाँ पर HCl को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाऊँ, मतलब कि एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, और CuCl2 को पास करवाऊँ उसके बीच में से, तो फिर हमें क्या मिलेगा, Cl2 जो कि हमें चाहिए था प्लस H2O, तो हमें ये प्रोसेस मिलेगी। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन का मेथड है। और हम ऐसे भी रिएक्ट करवा सकते हैं, अगर HCl को अगर मैं MnO2 के साथ रिएक्ट करवाऊँ, HCl को अगर मैं MnO2 के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो इसके अंदर मुझे Cl2 मिलेगा और H2O मिलेगा, और आप खुद बताइए हमें क्या क्या मिल सकता है, MnCl2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवा रही हूँ तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब दो जनों को रिएक्ट करवा के आपको Cl2 मिल रहा है, बट आपके पास होना कोई भी ऑक्साइड भी हो सकता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्साइड लिए जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीज का, और यहाँ पे मैंने गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एज आई हैव टॉक्ड, जैसे कि Cl2 को अगर मैं Na के साथ मिलाऊँ, सोडियम के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो क्लोरीन है वो मेटल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं Cl2 को Mg के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो MgCl2 मिलेगा। सो क्लोरीन ऑल्सो रिएक्ट्स विद metals. So note this topic, we will proceed further. तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ की। जैसे कि हमने बात की कि क्लोरीन जो है वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, तो हम बात करेंगे कि जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे जो Cl2 है, अगर मैं उसको P4 के साथ मिलाऊँ इन द लिमिटेड प्रोसेस, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा PCl3।
और अगर यही मैं इसको एक्सेस के अंदर लूँ देन आई विल गेट PCl5, ठीक है। और सिमिलरली प्रोसेस हमारे पास S8 की है, Cl2 को अगर मैं S8 के साथ मिलाऊँ देन S2Cl2 मेरे पास ये प्रोडक्ट बनकर आता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद नॉन मेटल्स। फिर है अगर हम अमोनिया के साथ मिलाएं इसको तो अमोनिया की भी प्रोसेस अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम Cl2 को NH3 के साथ मिलाएंगे when Cl2 is in excess then what we will get, तो हमें मिलेगा सबसे पहले तो HCl मिलेगा, then what we will get NCl3 plus HCl, क्योंकि हमारे पास Cl2 एक्सेस में है। और अगर मैं बात करूं जब हमारे पास NH3 एक्सेस में हो, जब हमारे पास NH3 एक्सेस में है तो हमारे पास बनेगा NH4Cl प्लस N2। क्या बनेगा? NH4Cl प्लस N2। सो काइंडली नोट दिस टॉपिक प्लीज। सो नाउ हमारी जो लास्ट रिएक्शन है वो है Cl2 की NaOH के साथ रिएक्शन। जब कोल्ड एंड डाइल्यूट हो तब वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास कोल्ड एंड डाइल्यूट है देन इट विल रिएक्ट एज, देन वी विल फॉर्म NaCl प्लस NaOCl। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं। और अगर Cl2 अगर हम हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बनेगा NaCl प्लस NaClO3। हमारे पास ऐसे टाइप ऑफ का कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है। सो NaClO3, ठीक है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के अंदर हमारे पास बनेगा NaOCl, और अगर हॉट एंड कंसनट्रेटेड है देन NaClO3। हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने वाली है, ठीक है। So note this reaction, then we will start our last topic of this video, that is oxa acids of halogens. So अब हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है oxa acids of halogen। तो सबसे पहले oxa acids of halogen का मतलब है कि हमारे पास जो ये एटम्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी जो एटम्स हैं वो अपनी कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर, मतलब ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी वैलेंसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट्स सी फ्लोरीन कौन कौन सी में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन जैसे HOF बनाता है। अब यहाँ पे फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर मैं Cl की बात करूँ तो HCl जो है वो HOCl भी बनाएगा, HClO2 भी बनाएगा, HClO3 भी बनाएगा और HClO4 भी बनाएगा, ठीक है। तो जो क्लोरीन है वो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट भी कर सकते हो। नो डाउट यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ देम बाय फॉर्मली बाय डूइंग दैट 1 -2 प्लस X। तो इसके यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो आप ऐसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। फिर हम ब्रोमाइन की बात करें तो ब्रोमाइन जो है वो HOBr बनाता है, HBrO3 बनाएगा और HBrO4 बनाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो आयोडीन है वो हमारे पास HOI बनाएगा, HiO3 बनाएगा, HiO4 बनाएगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ब्रोमाइन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंड केस के अंदर हम देखें तो उसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5 की तकरीबन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अंदर उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो ब्रोमाइन है वो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है, कौन सी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं कर रहा है। तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट वो इसलिए शो नहीं कर रहा है बिकॉज इसकी जो वैलेंसी है, इसके पास इतने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो ब्रोमाइन है उसके पास
3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके पास डायरेक्टली 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो अपनी जो कोवेलेंसी है वो 1, 5 और 7 दिखा रहा है। सिमिलरली वे में जो आयोडीन है वो 1, 5, 7 दिखा रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ जो फ्लोरीन है वो अपनी एक ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, जो कि है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो जो फ्लोरीन है वो 0 और -1 के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट in the case of oxo acid it only form and it is only stable in the form of HOF. ठीक है, so that's all for today's lecture. If you have any type of doubt then write in the comment section below, and thank you for watching the video.